हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 8th चैप्टर और आज है बच्चों लेक्चर नंबर 5th। और आज का टॉपिक है बच्चों वैद्युत चुम्बकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंग में क्या होता है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र, दोलनी वैद्युत क्षेत्र होता है और दोलनी चुम्बकीय क्षेत्र होता है, जो कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और ये दोनों क्षेत्र कंपन करते हुए एक दूसरे से उत्पन्न होते रहते हैं। दोलनी वैद्युत क्षेत्र दोलनी चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और दोलनी चुम्बकीय क्षेत्र दोलनी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और ये लगातार उत्पन्न होते रहते हैं और वैद्युत चुम्बकीय तरंग संचरित होती रहती है। तो बच्चों, कुल मिला के ये है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंग में दोनों ही प्रकार के क्षेत्र हैं, वैद्युत क्षेत्र भी है और चुम्बकीय क्षेत्र भी है। और आपको पता है कि कोई भी तरंग जब संचरित होती है, जैसे कोई यांत्रिक तरंग, जैसे मैकेनिकल वेव, जब कोई तरंग आगे बढ़ती है तो वो अपने साथ ऊर्जा का संचरण करती है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। ठीक इसी प्रकार से वैद्युत चुम्बकीय तरंगें भी ऊर्जा का संचरण करती हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र ऑसिलेट हो रहे हैं, दोलन कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जब कोई स्प्रिंग दोलन करती है तो उसमें भी ऊर्जा होती है, जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। 11th में आपने पढ़ा है कि हाफ kx² होती है। पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली थी बच्चों। स्प्रिंग जब दोलन करती है, स्प्रिंग से लटका हुआ कोई पिंड जब दोलन करता है तो उसमें भी ऊर्जा होती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ वैद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोलन कर रहे हैं। तो कुल मिला के कैसी भी समझ लीजिए, कहने का अर्थ ये है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगें ऊर्जा का संचरण करती हैं। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जो एनर्जी एसोसिएट हो रही है उसकी कैलकुलेशन करनी है। लेकिन यहाँ पर बच्चों मैंने एक हेडिंग डाला है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व। अब ऊर्जा घनत्व से क्या मतलब है? ऊर्जा घनत्व आप समझ रहे होंगे, वैसे भली भांति समझ रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ऊर्जा घनत्व का अर्थ है कि एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है। एकांक आयतन की ऊर्जा को, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एकांक आयतन में जो ऊर्जा है वही ऊर्जा घनत्व होता है। तो यहाँ पर हम बच्चों एकांक आयतन की ऊर्जा की बात करेंगे तो वो अंडरस्टूड है कि हम ऊर्जा घनत्व की ही बात कर रहे हैं। दैट इज आज का टॉपिक वैद्युत चुम्बकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व, दैट इज एनर्जी डेंसिटी इन EM वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों, आज के टॉपिक से आप परिचित हो चुके हैं। इस टॉपिक को अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो अभी हमने बताया बच्चों कि वैद्युत चुम्बकीय तरंग में दोनों ही प्रकार के क्षेत्र होते हैं। जैसे मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग। आपने देखा कि जैसे ये ई वेक्टर मतलब वैद्युत क्षेत्र को हम बना रहे हैं इस तरीके से। ये हमने कौन सा फील्ड बना दिया बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये उसकी पीक वैल्यू है E0। वैद्युत क्षेत्र का आयाम कितना है? E0, जो महत्तम मान है। चलिए जल्दी जल्दी बना देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। अब हमने अब तक पढ़ा है, कई बार बात आ चुकी है बच्चों, बार बार सुनेंगे तो वो बातें आपको याद करने में आसानी होंगी। लेक्चर को देखते देखते सुनते सुनते याद हो जाएंगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बार बार उन बातों पर जोर देता हूँ कि जब ये वैद्युत क्षेत्र इस तल में कंपन कर रहा है बच्चों, और तरंग किस दिशा में प्रोपेगेट हो रही है? इस दिशा में। ये तरंग संचरण की दिशा है। तरंग संचरण इस दिशा में हो रहा है बच्चों।
तो वैद्युत क्षेत्र स्थल में कंपन कर रहा है, जो वैद्युत क्षेत्र है, तो इससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बच्चों, ये दोलनी वैद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करेगा, दोलनी चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन वो इसके परपेंडिकुलर होगा तो उसका तल ये होगा। तो समझें बच्चों, वैद्युत क्षेत्र कैसे वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे ऐसे, और आगे बढ़ता जा रहा है, वेव आगे बढ़ती जा रही है। इस फिगर को समझना, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र दोलन करता हुआ आगे प्रोपेगेट हो रहा है। इससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो उसके परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन में, इस ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत। ये तल हुआ बच्चों, तो उसके वाइब्रेशन किस तरीके से होंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरीके से, ऐसे समझ लें, इस तरीके से ऐसे जा रहा है। क्लियर, एक इस तल में, एक इस तल में। तो ये मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से। ये 90 का एंगल हो गया बच्चों, दिस। ये हम तिरछी लाइन खींच रहे हैं बच्चों, तो ये ऐसा ऐसा तल है, ठीक है ना। तो आप सीख गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तरंग रूप में दिखाने का तरीका समझ चुके। इस तरीके से बना दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तल में है। अब बोर्ड पर ये तल तो नहीं बना सकता बच्चों में, तो मैं ये कहना चाह रहा था बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र में संचित होगी और चुंबकीय ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में संचित होगी। तो दोनों ही क्षेत्र हैं, दोनों ही प्रकार की ऊर्जा। तो बच्चों हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि ऊर्जा घनत्व तो पीछे चैप्टर्स में, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ाया था कि वैद्युत क्षेत्र में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो, उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो ऊर्जा घनत्व छोटे u से लिख रहे हैं और UE सिंबल दे रहे हैं। UE बराबर ½ एप्सिलॉन नॉट E²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा हो गई, वैद्युत ऊर्जा घनत्व हो गया, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र में जो संचित ऊर्जा होगी, यानी उसका ऊर्जा घनत्व UM मैग्नेटिक फील्ड, तो इक्वल्स टू 1/2 B²/μ0। क्लियर हुई बात बच्चों, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं इन इक्वेशंस को। तो यहाँ देखें, इस वैद्युत चुम्बकीय तरंग से जो एसोसिएट एनर्जी होगी, एनर्जी डेंसिटी, वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग से संबद्ध ऊर्जा, मैं लिख नहीं रहा बच्चों, या एनर्जी डेंसिटी इंग्लिश में लिख देता हूँ, आसानी होती है, थोड़ा जल्दी हो जाती है। एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद EM वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग, U बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, UE प्लस UM। तो U इक्वल्स टू कितना आ गया, UE की जगह 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² प्लस ½ B²/μ0। इक्वेशन नंबर थर्ड। ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आ गई। ये बच्चों इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी हुई, पर्टिकुलर किसी भी टाइम पर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तात्क्षणिक ऊर्जा घनत्व हुआ। अब देखें बच्चों, हम एक बात सिद्ध करना चाह रहे हैं कि इस विद्युत चुम्बकीय तरंग में जो ऊर्जा होती है वो दोनों क्षेत्रों में समान रूप से बटी हुई होती है। अर्थात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि UE बराबर UM। अब इस बात को कैसे प्रूव करें, हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि UE बराबर UM होता है बच्चों। इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक रिलेशन याद करना पड़ेगा कि E और B का जो रेशियो होता है बच्चों वो होता है C। E/B इक्वल्स टू C। एक सेकंड बच्चों, जरा माइक डिस्टर्ब हो रहा है। E/B इक्वल्स टू C और C इक्वल्स टू आपने पढ़ा है 1/√μ0
एप्सिलॉन नॉट। इसको हम पीछे प्रूव कर चुके हैं बच्चों कि सी जो लाइट ऑफ स्पीड है, ये बच्चों आपको पता होगा कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये तो आप समझ रहे होंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। तो इस रिलेशन से बच्चों अगर मैं B निकालूं तो B इक्वल्स टू कितना आएगा, इस और इसको देख के चलूं तो B इक्वल्स टू आ गया E इंटू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन से ये आ जाएगा। अब ये B की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड में, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या मिलेगा बच्चों, यू एम बराबर हाफ बी स्क्वायर के स्थान पर आप क्या रखेंगे, इस इक्वेशन से ई स्क्वायर हो जाएगा इंटू म्यू नॉट, स्क्वायर रूट हट जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो यू एम कितना आ गया बच्चों, देखें हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, देखिए यू ई की, दैट इज यू एम इक्वल्स टू आ गया यू ई। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। ये दोनों ऊर्जाएं बराबर हैं, यानी इस वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं और इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। यानी मैं इस इक्वेशन में इस टर्म की जगह हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है बच्चों, यू एम की, ये यू एम है, तो इसकी जगह मैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख सकता हूँ, या ऐसे समझ लें कि यू ई बराबर ई एम आ गया, यू ई बराबर ई एम। तो ऐसे लिखा जा सकता है कि यू बराबर, देखो यू ई प्लस यू एम है, ये दोनों बराबर हैं, तो मैं यू एम के स्थान पर भी ई यू लिख सकता हूँ, तो यू बराबर कितना आ गया, 2u ई। क्लियर। तो u बराबर यू ई की वैल्यू अब ये रख दूं, तो टोटल एनर्जी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के पदों में देखना चाहें तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ यू ई 2u करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये किसके टर्म में हो गई बच्चों, टोटल एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद ई एम वेव। अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के पदों में देखना चाहेंगे तो एप्सिलॉन ई स्क्वायर होगी, और अगर दोनों के पदों में देखना चाहेंगे तो आधी आधी बटी हुई होगी। क्लियर। अब इसी एनर्जी डेंसिटी को हम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में निकाल सकते हैं, तो इस इक्वेशन में यू ई के स्थान पर यू एम लिख सकते हैं, तो क्या मिलेगा बच्चों, u बराबर यू एम प्लस यू एम बराबर 2um, यू एम का 2 गुना कीजिए यहाँ से, तो 2 से 2 कट जाएंगे, ये बचेगा बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इसको भी बच्चों रेक्टेंगल में क्लोज कर लेना। अब यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, इसको भी आप लोग रेक्टेंगल में क्लोज कर लेना। तो देखिए ये एनर्जी डेंसिटी आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, मैग्नेटिक फील्ड के पदों में ये एनर्जी डेंसिटी आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, और ये एनर्जी डेंसिटी आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दोनों फील्ड्स के टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी। अब बच्चों बात करेंगे किसकी, अब हम बात किसकी करना चाह रहे हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी की। अभी तो हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली है, ये उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहें ऑफ ई एम वेव, ई एम वेव, तो देखें ये इक्वेशंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड
और ये मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में एनर्जीज़ हैं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब हम बच्चों एवरेज की बात कर रहे हैं, जैसे एक साइकिल का एवरेज जब निकालते हैं तो इसके लिए पहले हमें इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस लिखनी होंगी। देखो बच्चों, अगर मैं ये मान लूँ कि ये तरंग एक्स एच की दिशा में चल रही है, ठीक है, तो ये वाई एच मान ली, वो एक्स एच, और ये हो गया बच्चों जेड एच। इसको हटा देता हूँ। तो अगर तरंग एक्स एच की डायरेक्शन में चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को B इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि दोनों समान कला में होते हैं फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है तभी मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है, इसलिए दोनों में कोई कलांतर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ जो फेस है वो फेस यहाँ है, जो कला यहाँ है वही कला यहाँ है, क्योंकि कलांतर शून्य है। दोनों फील्ड एक साथ घटते हैं, एक साथ बढ़ते हैं। तो अगर मैं इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रख दूँ, इसमें रख दूँ या इनमें अलग अलग रखूँ, एक ही बात है, कैसी समझ लीजिए। या तो मैं एक काम करता हूँ कि पहले अलग अलग एनर्जी एवरेज निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, और फिर दोनों का टोटल कर देंगे, या यहाँ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कैसे भी समझ लें आप। या मैं पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड एक साथ ही रख देता हूँ। थर्ड में रखिए बच्चों, तो U बराबर हाफ एप्सिलॉन, आगे क्या है बच्चों E स्क्वायर, तो E की ये वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा E नॉट स्क्वायर। E नॉट क्या है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आयाम है वैद्युत क्षेत्र का, और B नॉट चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। हाँ, एक बात बताने को रहेगी बच्चों, थोड़ी देर बाद बता देंगे कि हाँ ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी है, के प्रोपेगेशन कांस्टेंट संचरण नियतांक कहलाता है। यहाँ लिख दूँ बच्चों मैं, वैसे मुझे यहाँ लिखना चाहिए लेकिन स्पेस नहीं है, तो यहाँ की जो बात कर रहे हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। के होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा जानते हैं तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ है, और के क्या कहलाता है? संचरण नियतांक, संचरण नियतांक कहलाता है बच्चों, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। हाँ, तो वैल्यू पुट कर रहे थे, तो ई नॉट स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस हाफ म्यू नॉट स्क्वायर, और b की वैल्यू रखेंगे ये वाली इक्वेशन। तो b देखो बच्चों, यहाँ b स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर करके यहाँ पुट करेंगे, ये टर्म मैंने लिख ही दिए हैं, तो क्या आ जाएगा b नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर। ओहो बच्चों, स्पेस कम पड़ रहा है, ये बड़ी समस्या हो गई, ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, स्पेस की प्रॉब्लम। छोटा छोटा लिख लूँ बिगाड़ के, छोटा छोटा लिख देता हूँ। प्लस हाफ म्यू नॉट, सॉरी म्यू नॉट स्क्वायर कहाँ से लिखते हैं, यही तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। देखो हाफ म्यू नॉट आ गया, बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करके लिख रहे हैं, तो बी नॉट स्क्वायर। ऐसा करते हैं बच्चों, बी नॉट यहाँ लिख देते हैं, बी नॉट स्क्वायर, अब जगह मिल जाएगी हम लोगों को, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस वन। क्लियर? अब देखें, अब हम बात करना चाह रहे हैं, अब इससे हम बच्चों तात्क्षणिक मान है ये एनर्जी डेंसिटी का, किसी भी टाइम पर हम कितनी एनर्जी होगी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एवरेज की बात करें, एवरेज एनर्जी डेंसिटी की, दैट इज़ हम यू बार निकालना चाहते हैं। यहाँ बच्चों
इसको हम थीटा मान लें तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं, इसके साइन स्क्वायर थीटा का जो औसत मान होता है, एवरेज वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो यहाँ 1/2 लिख सकते हैं। जब बार निकालेंगे तो U बार बराबर यानी औसत मान, एनर्जी डेंसिटी का औसत मान, तो हाफ, तो कितना हो जाएगा, इसकी जगह पर हाफ रखेंगे, हाफ ऑलरेडी है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। क्लियर हो गई ना बात। यहाँ मैंने इसकी जगह हाफ कर दिया बच्चों, और हाफ ऑलरेडी है। ऐसे ही हाफ ये है और इसके स्थान पर एवरेज मान निकाल रहा हूँ तो हाफ यहाँ करूँगा, ये तो कांस्टेंट है ना भाई। औसत मान निकाल रहा हूँ तो इसकी औसत वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, या मुझे एक लाइन बढ़ानी पड़ती कि U बार यहाँ लगाता, फिर यहाँ बार लगाता और इस पर भी बार लगाता। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि स्पेस, इसी स्पेस में कवर हो जाए ये बात। तो प्लस ये कितना हो गया बच्चों, हाफ, वो हाफ बोल रहा हूँ, हाफ ऑलरेडी है और हाफ इसकी जगह 1/4 B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये आ गया बच्चों एक्सप्रेशन नंबर 6। यहाँ 1/2 थे, एवरेज में 1/4 हो गए, और वहाँ E था, यहाँ E नॉट हो गया, यहाँ B नॉट हो गया। ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी है बच्चों, इसको भी रेक्टेंगल में क्लोज कर लेना आप लोग। अब बच्चों एक बात और बताएं, ये दोनों भी बराबर होंगी, ये दोनों भी बराबर होंगी, क्योंकि जब ये वैल्यू आपस में बराबर थी तो इनके औसत मान भी बराबर होंगे। तो ये एक्चुअली है क्या, U बार बराबर इसको, ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की है और ये एनर्जी डेंसिटी का औसत मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। तो यहाँ फिर दोनों को हम बराबर मान के चलेंगे, UE बार बराबर UM बार। तो ठीक इसी तरीके से, ठीक इसी प्रकार जैसे हमने U को B के टर्म्स में निकाला था, U को एप्सिलॉन के टर्म्स में निकाला था, ठीक इसी प्रकार हम U बार को E नॉट के टर्म में निकाल सकते हैं और B नॉट के टर्म में भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो अब बात आती है, एक बात और बता दें, आप ये कहेंगे कि सर हम ये कैसे प्रूव करें कि ये और ये बराबर हैं। तो समझें, हमने यहाँ बराबर किए थे, UM कैलकुलेट किया था यहाँ से, इस इक्वेशन से E/B बराबर C से। तो आप कहेंगे सर आपने तो E और B का रिलेशन निकाला था, यहाँ पर कैसे करोगे। तो बच्चों E नॉट और B नॉट का भी यही होगा, E नॉट बटे B नॉट बराबर, ये भी C होता है, बराबर 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक इसी तरीके से ये दोनों बराबर कर लेंगे, सो सिंपल। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इधर का हटा के एवरेज एनर्जी डेंसिटी को भी दोनों फील्ड्स के टर्म में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो बच्चों चलते हैं आगे एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करने के लिए। तो जब UE बार और UM बराबर हैं तो U बार बराबर हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, UM के स्थान पर भी UE बार लिख सकते हैं। तो UE बार प्लस UE बार बराबर 2UE बार। और UE बार है कितना, ये UE बार है, मैंने लिखा नहीं बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या है, UE बार 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, और UM बार कितना है 1/4 B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। यही तो है बच्चों। तो 2UE करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 2 बार कटेगा, तो कितना आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई U बार की, केवल किसके टर्म में, इक्वेशन नंबर 7th टर्म। चलो अब हम केवल मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में देखना चाहें तो ठीक इसी प्रकार UE बार बराबर, अब हम UE के स्थान पर UM लिख सकते हैं। तो UM बार
प्लस यू एम बार बराबर 2 यू एम बार बराबर यू एम बार की वैल्यू रखोगे 2 इंटू, तो 2 2 ज़ा 4, 2 बार कटेंगे तो कितना रह जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, वो सॉरी बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये टोटल एनर्जी, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी बी नॉट के टर्म्स में, ये टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ई नॉट के टर्म में, और ये टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी दोनों फील्ड्स के टर्म में। ये एक्सप्रेशंस आप लोगों के पास आ गए, आपको एवरेज के भी आ गए और मतलब ऊर्जा घनत्व भी आ गया और औसत ऊर्जा घनत्व भी आपके पास आ गया। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं एक साथ इनको लिख के दिखाता हूँ आपको, तो पूरी बात आपको ध्यान रहेगी। एक साइड में मैं ऊर्जा घनत्व लिखूँगा और एक साइड में लिख दूँगा औसत ऊर्जा घनत्व। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो अब हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों। एक्सप्रेशन है ही आपके पास, इधर ऊर्जा घनत्व और इधर औसत ऊर्जा घनत्व। हाफ का अंतर आ जाता है बच्चों। जैसे पहले सिंगल सिंगल लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊर्जा घनत्व कितनी बताई थी बच्चों, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर। यू एम कितना बताया था, 1/2 एफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये बताया था। और u बराबर टोटल दोनों का योग यू ई प्लस ई एम, कितना, यू ई प्लस यू एम, सॉरी बच्चों, दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ कॉमन, या ऐसे ही लिखा रहने दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये एक्सप्रेशंस आए थे ये दोनों फील्ड्स के टर्म में, और सिंगल सिंगल फील्ड के टर्म में निकालोगे ये दोनों बराबर थे बच्चों, तो इसकी जगह भी यही वैल्यू रखेंगे। तो u कितना आया था, हाफ नहीं आया था, फिर बच्चों हाफ ऐड होके तो 1 हो गया ना, तो कितना आया था, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में देखें तो u कितना आया था, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब बात कर लेते हैं एवरेज की। इसका एवरेज निकालेंगे बच्चों तो कितना आया था, यू ई बार निकालें तो 1/4 आया था। देखो यहाँ लिखा भी होगा दिस वन, यहाँ 1/2 है, आधा करते जाइए, 1/4, लेकिन ई नॉट भी हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ऐसे ही यू एम लिखिए, वहाँ लिखा है 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्लियर, ये लिख दिया। दोनों को ऐड कर दें तो कुल ऊर्जा, औसत ऊर्जा घनत्व यू बार आ गया कितना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। सिंगल फील्ड के टर्म में निकालना चाहें जैसे हमने ये लिखे थे तो यहाँ हाफ हो जाएगा। सबका आधा आधा करते चले जाइए, इसका आधा कर दिया एवरेज आ गया, इसका आधा किया तो 1/4 हो जाएगा, इसका हाफ किया तो 1/4 हो गया, इसका भी हाफ कर दीजिए, जो कि भी ऊपर लिखा ही है, हाफ ही तो आया है। तो u बार बराबर 1/2 ये लिखा है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और u बार किसके टर्म में, 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो अब आपको एक कंपैरिजन करने में सुविधा होगी। दिस वन फर्स्ट, दिस एक्सप्रेशन सेकंड, दिस थर्ड, दिस वन फोर्थ एंड दिस वन फिफ्थ। कंपैरिजन हो गया।
तो सभी एक्सप्रेशंस किसी भी फील्ड के टर्म में या दोनों फील्ड के टर्म में ये सारे एक्सप्रेशंस आपके पास हैं। इंडिविजुअल भी हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी भी है, मैग्नेटिक की भी है, टोटल एनर्जी डेंसिटी भी है, ये एवरेज है और ये एवरेज नहीं है, ये ऊर्जा घनत्व है, ये औसत ऊर्जा घनत्व है। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग ऊर्जा का संचरण करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। और आज के लेक्चर में केवल हम ऊर्जा घनत्व की ही बात करेंगे और कल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अभी चैप्टर बाकी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।